हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर एजुकेशनल चैनल शिवाजी एजुकेशन। मैं आपको अपने इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से अभी हाई स्कूल की जो इंग्लिश का सिलेबस है ग्रामर वाला, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अभी जो आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है नो चेंज ऑफ टेंस इन नरेशन। इससे संबंधित आगे के वीडियो भी मैं अपने चैनल पर लगातार डालता रहूंगा। बस आप लोग उसको देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। सबसे जो आज का हमारा वीडियो है वो वीडियो नरेशन से रिलेटेड है, और नरेशन का जो हमने टॉपिक जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो टॉपिक है नो चेंज ऑफ टेंस। नो चेंज ऑफ टेंस का मतलब इट मीन्स, आप लोग समझते हैं कि नरेशन में एक एक्सेप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं अपवाद। उसी अपवाद से रिलेटेड हम आपकी क्वेरीज जो हैं उनको हल करेंगे। उसी से रिलेटेड आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आइए तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गाइस देखते हैं नो चेंज ऑफ टेंस इन नरेशन। कायदे से समझिएगा बच्चों, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। नो चेंज ऑफ टेंस इन नरेशन मतलब नरेशन में टेंस को चेंज कब नहीं किया जाता है। ये इसका एक्सेप्शन भी है, इसमें टेंस चेंज भी होता है और टेंस चेंज भी नहीं होता है। दोनों प्रकार से माइंड आपको सेटअप करना है इसमें कि कहां पे टेंस चेंज होता है और कहां पे टेंस चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले एक्सेप्शन स्वरूप हम आपको बताए दे रहे हैं कि इसमें जो सेंटेंस होता है उसके पार्ट कितने होते हैं। तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये पार्ट कामा के बाहर और इन्वर्टेड कामा के अंदर। जो कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये जो हमारा होता है ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो जो टेंस चेंजिंग होती है वो टेंस चेंजिंग होती है हमारी इस पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में। जो टेंस चेंजिंग हमारी होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में। ध्यान से देखिएगा, तो कब हमारी जो टेंस चेंजिंग है वो होती है ये भी ध्यान दीजिएगा। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से देखिएगा, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होती है, पास्ट टेंस में। किसमें होती है, पास्ट टेंस में। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक, आई बात समझ में। अब यहां पे एक्सेप्शन स्वरूप ये है, अपवाद स्वरूप ये है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी होने पर जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है उसके टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसके जो टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा, हम आपको बताएंगे कि टेंस की चेंजिंग कब नहीं होती है, क्योंकि जो जनरल नियम है नरेशन के अंतर्गत वो ये है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे, अपवाद के तौर पे कुछ ऐसी कंडीशंस हैं
कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में भी होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए गाइस देखते हैं वो कौन सी कंडीशनें हैं जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले उसमें जो कंडीशनें हैं वो कंडीशनें आपकी हैं लगभग 8 प्रकार की। वो कंडीशंस कितने प्रकार की हैं? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की कंडीशंस हैं? 8 प्रकार की कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन इसमें आती है यूनिवर्सल ट्रूथ। ध्यान से समझिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक सत्य, जिसको हम नहीं, आप नहीं, सभी लोग ये मानते हैं कि जो है वो सत्य है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी कंडीशन जिसमें केवल बहुत सभी लोगों का, लगभग मोस्टली, हम और आप नहीं, सभी ये जानते हैं कि ये सत्य है, ये निरंतर चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो इस प्रकार का यदि वाक्य आपको मिलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में भी होने पर उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताए दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जैसे ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये आपका एग्जाम्पल है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। ये हम नहीं, पूरा विश्व जानता है कि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और निकलेगा, अस्त पश्चिम दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होगा। तो अगर इस तरह की कंडीशंस रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में बनती है तो हम उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे और यहां से अपना सेंटेंस जो है उसको क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। ही सेड, अब यहां पे इन्वर्टेड कामा और कामा को हम हटाएंगे तो कंजक्शन हमारा क्या लग जाएगा? दैट। क्यों लग जाएगा? ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहां पे कंजक्शन क्या लगेगा। कंजक्शन हमने आपको बताया था कि हर एक प्रकार के सेंटेंस में अलग अलग प्रकार का कंजक्शन यूज होता है। यहां पे असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस का कंजक्शन दैट यूज किया गया है। दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आपका सेंटेंस बन गया। इसमें देखिए हमने कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं किया है। राइजेस आपका फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर भी जो राइजेस है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लिखी गई है, इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये तो थी आपकी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखिएगा। दूसरी कंडीशन में यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद दूसरी कंडीशन में आता है जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ का मतलब होता है कि सामान्य सत्य, जिसको सभी लोग मानते हैं, जो माना ही जाता है। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, मोस्टली अधिकतर लोग मानते हैं, वो होता है हमारा सामान्य सत्य। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल के लिए द टीचर सेड
टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक फोर। अध्यापक ने कहा टू एंड टू मेक फोर मतलब दो और दो चार होते हैं। अब दो और दो चार होते तो जाहिर सी बात है बच्चों, आप लोगों को भी पता है और हमको भी पता है, सबको पता है कि दो और दो जोड़ने पे चार होते हैं। ये आपका जनरल सत्य की कैटेगरी में आता है। इसलिए इसमें भी जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। द टीचर said that two and two make four, ये आपका हो गया टू एंड टू मेक फोर। ये हमारी थी दूसरी कंडीशन, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी होने पर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अब तीसरी कंडीशन में आइए। तीसरी कंडीशन जो है हमारी वो आती है साइंटिफिक ट्रुथ। साइंटिफिक ट्रुथ। अब साइंटिफिक ट्रुथ का मतलब बच्चों यहां पे क्या है, साइंटिफिक ट्रुथ का मतलब यह है कि जितने भी विज्ञान के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं, जितने भी वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, विज्ञान के सूत्र होते हैं, उनसे संबंधित जो भी वाक्य है वो आपका क्या है, नरेशन के इस कैटेगरी में आएगा कि उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए उसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, द साइंस टीचर the science teacher said water boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहां पे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है, उबलता है। तो ये हमारा यहाँ पे साइंटिफिक ट्रूथ है, ये विज्ञान का सत्य है, विज्ञान की भाषा में आता है, इसलिए हम इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह लिख देंगे। द साइंस टीचर said that water boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थी बच्चों हमारी तीसरी कंडीशन। अब आगे चौथी कंडीशन में आ जाइए। तो चौथी कंडीशन जो है वो है आपकी प्रोवर्बियल प्रोवर्बियल ट्रुथ। प्रोवर्बियल ट्रुथ का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियां। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे मुहावरे और लोकोक्तियां। प्रोवर्ब का मतलब यह होता है कोई भी कहावत है तो वो हमारी मुहावरे या लोकोक्ति की श्रेणी में आती है। उसी तरह यहां पे इंग्लिश में भी है, इस प्रकार का अगर कोई वाक्य आपको मिलता है तो वो उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा, ही सेड एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। देखिए बच्चों, ही सेड एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसका मतलब यह होता है कि एक्शन स्पीक्स मतलब कहने से ज्यादा करने पे विश्वास करिए। एक्शन स्पीक लाउडर मतलब कार्य में ज्यादा विश्वास करिए, देन वर्ड शब्दों की अपेक्षा, मतलब शब्दों की अपेक्षा अपने कार्य पर ज्यादा विश्वास करिए। तो ये इस तरह के वर्ड, इस तरह के जो सेंटेंस है वो आपके किस में आते हैं, प्रोवर्बियल की श्रेणी में। तो इसको भी जब हम चेंज करेंगे तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सेड दैट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। स्पीक लाउडर देन वर्ड्स मतलब कहने से ज्यादा आप करने पे विश्वास कीजिएगा। इसमें एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ही सेड रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे मतलब रोम आपका जो है वो क्या एक दिन में नहीं बना। रोम जानते हैं आप लोग ना, बहुत सुंदर है वो। रोम को सुंदरता के लिए ही बताया जाता है। वो कहावत के रूप में आता है कि रोम जो बना है वो एक दिन में सुंदर नहीं बना है, वो कई दिनों में सुंदर बना है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो आपकी प्रोवर्बियल की श्रेणी में आते हैं, कहावत की श्रेणी में आते हैं। आगे बात समझ में। अब पांचवी कंडीशन जो इसमें आती है वो पांचवी कंडीशन है आपकी हैबिचुअल फैक्ट। पांचवी कंडीशन जो आती है वो आती है हैबिचुअल फैक्ट। अब बच्चों आप कह रहे होंगे हैबिचुअल फैक्ट का मतलब क्या है? ये थी चौथी कंडीशन, ये है पांचवी कंडीशन। तो हैबिचुअल फैक्ट का मतलब क्या है? यहां पे हैबिचुअल फैक्ट का मतलब ये है कि मतलब किसी में या किसी को भी आदत स्वरूप वो कार्य करेगा अपनी, मतलब जो भी कार्य करेगा वो उसकी आदत बन जाएगी, वो एक आदत बन जाएगी, उसी के अनुसार वो अपना कार्य करेगा। ये हमारा होता है, ये हमारा होता है, क्या होता है? हैबिचुअल फैक्ट। ठीक है, यहां पे गाइस थोड़ी हेडिंग हमारी मोटी हो गई है, अगली बार हम इसको क्या करेंगे, पतली कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हैबिचुअल फैक्ट हम बता रहे थे, हैबिचुअल फैक्ट मतलब किसी कार्य के प्रति लेकर आदी होना या उसकी आदत लगना, वो हमारा हैबिचुअल फैक्ट होता है। अब देखिए इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे he said the dogs barks at strangers। द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स मतलब, अब देखिए यहां पे एग्जाम्पल हमने कुत्ते का इसलिए दिया क्योंकि कुत्ते का एग्जाम्पल आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि कुत्ते आदी होते हैं, जब वो किसी अजनबी व्यक्ति को देखते हैं तो वो भौंकते हैं, उनकी ये आदत होती है भौंकने की। इसलिए हमने ये एग्जाम्पल आपको दिया कि द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स मतलब जो कुत्ता है वो अजनबियों के ऊपर भौंकता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो हमारे हैबिचुअल फैक्ट्स की कंडीशन या उसमें श्रेणी में आते हैं, हैबिचुअल फैक्ट्स की श्रेणी में आते हैं। तो उनका भी जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। तो लिखा है ही सेड दैट द डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
अब अगली जो वो आती है, अगली जो हेडिंग इसमें आती है, अगली कंडीशन आती है, वो होती है हिस्टोरिकल फैक्ट। कौन सी आती है बच्चों? हिस्टोरिकल फैक्ट। छठी हेडिंग जो आती है वो आती है हिस्टोरिकल फैक्ट। अब हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब ऐतिहासिक तथ्य, मतलब इतिहास की घटना, इतिहास की जानकारी से जुड़े हुए वाक्य, इतिहास को बताने वाले वाक्य। अगर इस तरह के वाक्य आपको मिलते हैं तो उनके भी रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इंडिया फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। देखिए, ये आपका इतिहास से जुड़ा हुआ वाक्य है। क्यों इतिहास से जुड़ा हुआ वाक्य है? क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आजाद हुआ था। तो अगर इस तरह का वाक्य मिलता है तो हम इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे और बेझिझक इसको उसी तरह लिख देंगे। द टीचर सेड दैट इंडिया got freedom on 15 अगस्त 1947। तो ये आपकी हो गई छठी कंडीशन। अब लास्ट की दो कंडीशंस और बची है जिनमें और भी सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज नहीं होती है। जो सातवीं कंडीशन है हमारी वो है हाइपोथेटिकल फैक्ट्स। सातवीं कंडीशन क्या है? हाइपोथेटिकल फैक्ट्स। इसको बच्चों ध्यान दीजिएगा। इस हेडिंग को हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी सेंटेंस मतलब हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक तथ्य। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, मतलब कल्पना करना, केवल एक कल्पना मात्र, सपना मात्र, कल्पना करना या सपना देखना। इस तरह के अगर वाक्य अगर आपको कहीं लिखे हुए मिलते हैं, कोई लिखा है और उसमें केवल कल्पना की गई है, केवल सपने जैसा दिखाया गया है, तो इस तरह के वाक्यों में भी टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। आई बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है he said to her if I were a bird, if I were a bird
इफ आई वर अ बर्ड आई वेंट फ्लाई टू यू, आई वेंट फ्लाई टू यू। देखिए यहां पे कह रहा है ही सेड टू हर, उसने उससे कहा। अब देखिए यहां पे हर का मतलब है अब उसकी जो भी उसकी चाहे जो भी हो, जो भी आप समझ लीजिएगा। आई ही सेड टू हर, उसने उससे कहा। इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वेंट फ्लाई टू यू, मैं आपके पास उड़कर आता। मैं अगर एक पक्षी होता तो मैं आपके पास उड़कर आता। ये वो कल्पना कर रहा है, एक काल्पनिक बात है, वो कल्पना कर रहा है, बता रहा है कि यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आपके पास उड़कर आता। ये सब बातें केवल आपकी प्यार और मोहब्बत में ही संभव है, क्योंकि आशिकी के चक्कर में लोग क्या करते हैं, पक्षी तो छोड़ दीजिएगा, आसमान से चांद को तोड़ के ले आते हैं। तो ये एकमात्र यहां पे क्या की गई है, कल्पना की गई है कि मैं यदि आप पक्षी होता तो आपके पास उड़कर आता है। तो इस तरह के वाक्य भी जब हम उसको चेंज करेंगे नरेशन के अंतर्गत, तो उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ही सेड यहां पे सेट टू ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, सेट टू को क्या करेंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। हर, ये सेट टू टोल्ड में चेंज हुआ है। इसको मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था जब रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग बताई थी। सेट टू को किस में चेंज किए थे, टोल्ड में। सेट टू को टोल्ड में चेंज किया। कंजक्शन हमारा दैट, इफ। अब देखिए आई है यहां पे हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा बच्चों। क्यों ही हो जाएगा, क्योंकि आई हमारा जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट में हमारे पास ही है और हम चेंज करके उसी केस में लिखते हैं जिस केस में रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन होता है। तो यहां पे आई हमारा सब्जेक्टिव केस में है तो ही का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। यहां पे आई के साथ क्या लगा था, वर लगा था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ये होगी कि यहां पे सर क्या किए, वर से यहां पे ही के साथ वाज कर दिए। क्या कर दिए, ही के साथ वाज कर दिए। तो ये समझ लीजिएगा वाज क्यों हो गया। यहां पे वाज इसलिए हो गया क्योंकि वाज और वर दोनों एक ही टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। आई बात समझ लो बच्चों, वाज और वर दोनों एक ही टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। वर यहां पे इसलिए लगा था क्योंकि आई हमारा प्लूरल नंबर था, इसलिए वर लगा था। और यहां पे ही सिंगुलर नंबर हो गया, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। आगे बात समझ में। तो यहां पे अ बर्ड, फिर यहां पे आई के साथ क्या हो जाएगा, ही वेंट फ्लाई टू। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में यहां पे आपका ये कौन सा केस लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस। तो हर का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यहां पे ही सेड टू हर, तो हर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, फ्लाई टू हर। आ गई बात समझ में बच्चों। यहां पे हम क्या कर देंगे, हर कर देंगे। ये तो हमारी सातवीं कंडीशन हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट कंडीशन की। आठवीं कंडीशन जो हमारी है वो कौन सी है, देख लीजिएगा। आठवीं कंडीशन जो हमारी आती है वो आती है